तो ये बात तो अब हमको समझ लेनी चाहिए कि जब नेता कुछ बोलता है, कोई भी नेता जब किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो बाकी 3 उंगलियां उसकी अपनी तरफ भी उठती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। जब बोलता है तो बहुत सारी चीज़ें तोलता भी है। देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन बिहार के चुनाव ये सबसे अहम बात होगी, क्योंकि बिहार के, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि बिहार के चुनाव के नतीजे ये दिशा तय करेंगे, दशा तय करेंगे आने वाले देश की राजनीति की। 16 जिलों के 71 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। बिहार से कई खबरें आ रही है, लेकिन हम फेज़ वाइज बात करेंगे। पहले फेज़ के चुनाव हो रहे हैं, जो 71 सीट्स है। ये पहला फेज़ नीतीश कुमार के लिए बहुत भारी दिखाई देता है, क्योंकि नीतीश कुमार यदि अपने जाति का कार्ड खेलते हैं, हालांकि बिहार में इस बार जाति धर्म पंथ पे कोई बात नहीं कर रहा है, ना पुरानी बात ना नई बात। सब बिहार का जो युवा मतदाता है वो बार बार ये कह रहा है, करीब करीब 65 लाख नए मतदाता जुड़े हैं इस चुनाव में। और जो यूथ है वो लगातार पिछले 15 साल में नीतीश ने क्या किया, ये बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सवाल पूछ रहा है। नीतीश जी लगातार अपने भाषणों में जो इरिटेशन उनका दिखता है, उससे पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं ज़मीन खिसक रही है। ये उनको भी दिखाई देता है। पूरे यदि चुनाव का थोड़ा सा विश्लेषण मैं पूरे चुनाव का यदि करूं, तो भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले बलबूते पे लड़ी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कुशवाहा जुड़े हैं और कुछ लोग जुड़े हैं। इसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस चुनाव में एलजेपी, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनके बेटे चिराग ने बागडोर संभाली है, और जिस हिसाब से वो सरकार पे हमलावर है, वो एनडीए में है कि नहीं है, ये कन्फ्यूजन आज भी बरकरार है। ऐसे में यदि पहले फेज़ की हम बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा था कि 71 सीटों में से 2 सीटें ऐसी है नालंदा वाली कि जहां कुर्मी समाज का बोलबाला है। तो ये 2 सीटें हम कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पास आती हुई दिखाई देती है। बाकी जगह पर ज़्यादातर आरजेडी का बोलबाला है। यानी महागठबंधन पहले फेज़ में यदि अच्छी स्थिति में होगा तो आश्चर्य होना नहीं चाहिए। एलजेपी का जो पासवान वोट है, पासवान ये जो कम्युनिटी है, ये फाइटर कम्युनिटी मानी जाती है, भले ही पिछड़ी है। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हम भले ही ठाकुर हैं, लेकिन हमारे जितने भी लठेत थे वो पासवान हुआ करते थे। मतलब पासवान एक फाइटिंग कम्युनिटी है। तो 71 सीट का जो पहला फेज़ है, उसमें करीब करीब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 से 4% पासवान हैं। चुनाव में हमेशा हमने देखा है कि 2% भी यदि स्विंग होता है तो नतीजे बदलते हैं। ये 4% किस साइड पे जाएगा, ये बहुत अहम बात है। क्या ये एलजेपी के साथ ही रहेगा, या कहीं जाके बीजेपी को लगेगा, या कहीं आरजेडी में ट्रांसफ़र होगा, ये अभी शाम तक आज, क्योंकि कल चुनाव है तो रात को भी कुछ रणनीतियाँ बदलेगी, तो उस रणनीति तक ये तय होगा। लेकिन पहले फेज़ में नीतीश कुमार बहुत सारी चीज़ें खोते हुए दिखाई देते हैं। पहले फेज़ में 71 सीटों के लिए 1066 उम्मीदवार हैं, और करीब करीब यदि हम बात करें तो आरजेडी 42 पे लड़ रही है, इसमें जनता दल यूनाइटेड 42 पे लड़ रहा है, बीजेपी 29 पे लड़ रही है, कांग्रेस 20 सीटों पे लड़ रही है। बाकी एलजेपी वगैरह अलग अलग अपने जगह पे छोटी छोटी जो दल है वहाँ पे वीआईपी है, हम है, कुशवाहा वाली पार्टी है, ये तमाम चीज़ें जो है ये भी अपने एक कुछ पॉकेट्स बनाए हुए हैं। आरजेडी के दिया प्रकाश जो 28 साल के हैं, वो सबसे युवा उम्मीदवार है आज, वो भी पहले फेज़ में है। तो बीजेपी ने जुमाई से एक कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन को उतारा है। एक बात और
जो सामने आती है कि ये जो उम्मीदवार जो बिहार में हैं, यदि इनकी उम्र का एवरेज निकाला जाए तो 40 साल की उम्र तक पड़ता है। इसका मतलब सभी राजनीतिक दलों ने युवाओं को खासी तादाद में टिकट दिए हैं। यदि पहले फेज़ की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस 11 सीटों पे आमने सामने हैं। बीजेपी और सीपीआई एमएल ये 4 सीटों पे आमने सामने हैं। जेडीयू और आरजेडी ये 24 सीटों पे आमने सामने हैं। जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ये 7 सीटों पे आमने सामने हैं। जनता दल और सीपीआई ये भी 4 सीटों पे आमने सामने हैं। 3 सीटों पे आरजेडी आमने सामने हैं क्योंकि ये तो बीजेपी के साथी हैं, और 3 सीटों पे कांग्रेस और हम आमने सामने हैं। वीआईपी आरजेडी ये 1 सीट पे आमने सामने हैं। 8 पूर्व मंत्री, मतलब प्रेजेंट जो कैबिनेट में अभी मंत्री है 8 लोग, 8 मंत्री पहले फेज़ में चुनाव लड़ रहे हैं। जतिन मांझी ये पूर्व मुख्यमंत्री भी पहले फेज़ में ही, इनका भी चुनाव पहले फेज़ में है। 54 सीटों पे सीधा मुकाबला है। 17 सीटों पे त्रिकोणा मुकाबला दिखाई देता है। ये कुछ स्टैटिस्टिक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नीतीश कुमार बार बार लालू यादव का भूत सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हर भाषण में वो लालू का जंगल राज बताते हैं। लालू यादव की पार्टी जो है आरजेडी, उनके पोस्टर्स में ना लालू यादव है, ना कहीं लालू यादव का जिक्र होता है। वो तेजस्वी यादव और नीतीश के शासन को लेके लगातार हमलावर है। नीतीश की महिलाओं पे एक घुसपैठ थी, उनका एक वोट बैंक था महिलाएं, लेकिन जैसा कि मतदाता की अपेक्षाएं हमेशा ज़्यादा होती है, आपने 5 साल क्या किया, इससे ज़्यादा आप क्या नहीं कर पाए, इस पे अगले चुनाव में मतदाता चीज़ों को निर्भर करता है। तो जो साइकिल आपने दी, आपने थोड़ा भ्रष्टाचार कम किया, आपने रोड बनाए, ये बातें यदि आप बताते हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन और बेरोजगारी, इन्वेस्टमेंट, इन 3-4 बड़े बातों पे नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से मार खाए हुए हैं। उनकी जो 7 योजनाएं थी, फ्लैगशिप योजनाएं, उसके भ्रष्टाचार को लेकर लगातार चिराग पासवान हमलावर है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि नीतीश लगातार राज्यों के लिए क्या करेंगे या हमारा एजेंडा क्या है, मैंने क्या किया, ये बता रहे थे, और तब वो लालू यादव के साथ थे, और लालू यादव तब लगातार नरेंद्र मोदी पे हमलावर थे। कुल मिलाकर इस रणनीति के तहत उन्होंने अच्छा खासा समर्थन लोगों का हासिल किया था। इस बार नीतीश कुमार लगातार सफाई देने के बैकफुट पे दिखाई देते हैं। सामने तेजस्वी और चिराग पासवान, ये दोनों लगातार नीतीश पे हमलावर है, जो वहाँ के भ्रष्टाचार और कुशासन की बात करते हैं और भ्रष्टाचार कितनी जगह हुआ इसकी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी पे हमलावर राहुल गांधी है। तो जो पिछली बार लालू यादव का काम था उस बार राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार खोने के लिए कुछ नहीं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ी थी तो 54 सीटें ले आई थी। इस बार जनता दल यूनाइटेड भी उनके साथ है, मतलब यदि वोट ट्रांसफर होता है तो। एलजेपी भी बार बार बीजेपी को साथ देने की बात करता है, और वीआईपी और जो हम हैं ये पार्टी भी उनके साथ है, कुशवाहा और वो। तो बीजेपी को इस बार गेन होने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन पहला फेज़ ये आरजेडी का है, वहाँ आरजेडी का समर्थन लोगों का ज़्यादा है। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी जितनी सभाएं कर रहे हैं, यदि उनका इम्पैक्ट आता है तो फिर केंद्र की विफलता पे भी जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो भी लोगों को समझ में आता है।
ये तमाम चीज़ें देखते हुए कम से कम पहले फेज में तो महागठबंधन आगे आते हुए दिखाई देता है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकता है कि हिंद वॉइस जो बताए वैसे नतीजे भी आए, लेकिन सरकार कैसी बनेगी इसके बारे में ना हिंद वॉइस, ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना बीजेपी कोई भी अभी गारंटी के साथ कह नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, 2014 से लेकर आज तक 2020 तक पिछले 6 सालों में हमारे राजनीतिक नैतिकता का जो पतन हुआ है, उससे विचारधारा नाम की जो चीज़ है वो लॉकर में बंद करके रख दी है और फिर सत्ता का मक्खन खाने के लिए एक दूसरे के प्राण के प्यासे, एक दूसरे के सगे होके, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर सत्ता भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमने देश के विभिन्न राज्यों में दक्षिण से लेके पूर्व तक और पश्चिम से लेके उत्तर तक सब दूर देखा है। तो आने वाले समय में छोटे छोटे दल अपना कितना महत्व रखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो डंके की चोट पे कह सकती है कि 240 में से 120 से ज़्यादा सीटें मेरी होगी, क्योंकि आप चुनाव ही 120 पे यदि लड़ रहे हैं तो फिर इसमें 120 से 120 सीटें आना मुश्किल है। ऐसे में कौन गठबंधन, क्योंकि सब लोग भले ही गठबंधन में हैं लेकिन अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी की तरफ से लोग एक नारा लगा रहे हैं कि आप चुप रहिए, बस मकान पे छाप दीजिए। जो मकान उनका जो सिंबल है, उनका कहना है कि आप कुछ भी कहिए, चुपचाप रहिए, सबको तोलिए और बटन जो है वो मकान पे लगाइए। दूसरी ओर एक जो बड़ी चीज़ देखने को मिली है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शराबबंदी हुई बिहार में, लेकिन शराब बिहार में मिलती नहीं या शराब का जो कंजम्पशन है वो नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जहाँ शराबबंदी होती है वहाँ शराब बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध होती है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं गुजरात जाता हूँ तो जब मैं होटल में रुकता हूँ तो जो वेटर है जो आपका दरवाज़ा खोल के आपको रूम में सेटल करवाता है या रूम में आपका सामान लेके आता है, वो जाते समय आपको 3 बार पूछता है कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। और जो पीने वाला होता है वो कहता है कि आपके यहाँ तो दारूबंदी है, वो बोलता है ब्रांड बता दीजिए साहब, ले आऊँगा। तो कई बार तो मुझे लगता है कि शराबबंदी करना ये क्या नेताओं का एक ऐसा डिसीजन है जिसमें सरकार को टैक्स मिलने के बजाय निजी टैक्स वसूला जाता है, क्योंकि ये जब धंधा होता है तो इसको जब तक सरकार का संरक्षण नहीं हो दारू इतने बड़े लेवल पे बिक नहीं सकती। तो शराबबंदी गुजरात में है लेकिन दारू मिलती है, शराबबंदी बिहार में है लेकिन वहाँ दारू का धंधा ठीक ठाक चल रहा है। तो देखने में ये आया है कि गांव के जो युवा है वो शराब बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट उनको दिखता है और उन युवाओं को पकड़ने में भी पुलिस, क्योंकि भ्रष्टाचार भी वही है। मुझे कोई एक बड़ा अधिकारी बता रहा था कि आजकल बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अपना तबादला करवाने के लिए या अपना अपॉइंटमेंट करवाने के लिए पैसा देता है, जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में कोई जाने को तैयार नहीं था। वो इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको दारू के केसेस बहुत मिलते हैं जहाँ पैसा भी मिलता है। कई जगहों पे हर गांव में 1 या 2 युवा ऐसे हैं कि जो जेल काट रहे हैं दारू के चक्कर में। उसके वजह से कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की भी नाराज़गी ये नीतीश के खिलाफ जा रही है। दारूबंदी सही या गलत ये डिबेटेबल सवाल है। मोहन भागवत जी ने भी अपने दशहरे के उद्बोधन में कहा था कि शराब ठीक नहीं है, शराबबंदी होनी चाहिए। तो मेरा दूसरा कहना था कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बहुत अच्छे मेजॉरिटी में लोकसभा में है और राज्यसभा में भी अब मेजॉरिटी में करीब करीब आ गई है, जब 370 और 35A जैसे चीज़ों को राज्यसभा में पहले पास करके लोकसभा में लाया जा सकता है
यदि सरकार को इतना विश्वास है तो फिर ये पूरे देश से दारू हटाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास क्यों नहीं करती? प्रश्न ये भी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने देखा तमाम राज्यों की तरफ से दारू की बिक्री जल्दी शुरू हो, इसके लिए बार बार गुहार लगाई जा रही थी। वो इसलिए थी क्योंकि दारू से टैक्स बहुत मिलता है और रेवेन्यू यदि नहीं हो तो सरकारें चलेगी कैसे? ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं। अब पहले फेज़ में जैसा कि मैंने कुछ स्टैटिस्टिक दिया, कुछ विश्लेषण किया, और हिंदू वॉइस पे तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि पहले फेज़ जनता दल यूनाइटेड और नीतीश के लिए बहुत बुरा फेज़ साबित हो रहा है। आरजेडी और बीजेपी के लिए ये फेज़ अच्छा साबित होगा। एलजेपी करवट कहाँ बदलता है ये देखना है, क्योंकि पहले जैसी स्थिति नहीं रही। यादव, मुसलमान, कुर्मी, पासवान, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, राजपूत, ये अब किसी एक पार्टी की बपोती नहीं रहे हैं। हर पार्टी में कुछ ना कुछ परसेंटेज उनका शिफ्ट होता है। ये बात भी अभी समझनी होगी। भ्रष्टाचार बिहार में हुआ, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है और ये बहुत बात सामने आती है। आप यदि सरकार कहे कि भ्रष्ट नहीं है, इसके मायने कोई नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार कैसा होता है इस देश में हमने देखा कि कोल घोटाले में यूपीए की सरकार जाती है। 2G स्कैम के नाम पे यूपीएससी सरकार को घेरा गया। 2G स्कैम में जो सीएजी ने एक स्कैम बताया उसमें से तो सारे आरोपी निकल गए। ये यूपीए सरकार ही थी कि जिन्होंने अपने मंत्रियों को भी जेल में डाला था, लेकिन वो सारे बरी हो गए। और कोल घोटाले में आश्चर्य की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो राज्य मंत्री थे दिलीप रे, उनको 3 महीने की सज़ा होती है। तो ये बात तो अब हमको समझ लेनी चाहिए कि जब नेता कुछ बोलता है, कोई भी नेता जब किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो बाकी 3 उंगलियां उसकी अपने तरफ भी उठती है। यही इस कोल घोटाले में दिखाई दे गया और यही 2G स्कैम में दिखाई दे गया। तो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन वहाँ का मतदाता क्या सोचता है, युवा मतदाता क्या सोचता है, ये बहुत मायने रखता है। आज का वहाँ का युवा मतदाता ने तो लालू को देखा भी नहीं, तो लालू का जंगल राज उसके लिए वैसा ही है जो आज के युवाओं के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, उनको वो महत्व नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनको आज़ादी विरासत में मिली है। लालू के जंगल राज से मुक्ति यदि किसी को विरासत में मिली है तो जंगल राज क्या है उनको पता नहीं है। इसलिए जंगल राज का कार्ड इस बार फेल होते हुए दिखाई देता है। लेकिन एक युवा, 2 युवा जो है, पासवान और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये कहीं ना कहीं युवाओं को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जो करीब करीब 60-65 लाख नए मतदाता की बात मैंने की, उसमें कम से कम 20 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। प्रवासी मजदूरों का जो उत्पीड़न है बिहार में, उसने गांव-गांव में नीतीश सरकार को बदनाम किया है। वो भी एक फैक्टर नीतीश के खिलाफ जाता है। कुल मिलाकर पहला फेज़ यदि हिंद वॉइस कहे, हम कहे, तो ये वर्तमान सरकार के खिलाफ जाते हुए दिखाई देता है। तमाम टेलीविज़न के सर्वे जो इस सरकार को स्वीप, क्लीन स्वीप बता रहे थे, समय आते आते उन्होंने भी अपनी आंकड़े बदलना शुरू किए हैं और सरकार को तकलीफ में बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सर्वे यदि आपने मैनिपुलेट करके दिए तो नतीजे आने पे सर्वे एजेंसी को बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए वो दिखाई देते हैं। ये पहले फेज़ की बात हो गई। उसके बाद दूसरा फेज़ आएगा, तीसरा फेज़ आएगा, हम तीनों फेज़ की बात करेंगे। उसके बाद पूरे नतीजे की बात करेंगे। इसके बीच में, क्योंकि ये पूरा 10 नवंबर तक चलने वाला काम है, इसके बीच में हम बाकी भी सवाल उठाते रहेंगे। बात करने के लिए बहुत बातें थी। उत्तर प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार के खिलाफ,
दोनों राज्यों के हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए, ये बात भी है। पत्रकारिता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने जिस हिसाब से बातें अर्णव गोस्वामी को कही है और उनके वकील को कही है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी कटघरे में है। लेकिन अर्णव गोस्वामी के पत्रकारिता को जो पत्रकारिता मानते हैं, हम उस स्कूल के नहीं हैं। हिंद वॉइस की पत्रकारिता अपने जगह पे है, क्योंकि हम सुपारी पत्रकारिता या मंकी जर्नलिज्म, उछल कूद की पत्रकारिता करने में विश्वास नहीं रखते। आप लगातार हमको प्यार करते हैं, आप देखते हैं, आप दर्शकों की जो रिएक्शंस आती है वही हमारे लिए सब कुछ है, और वही बताती है कि हम आपकी समस्या उठाते हैं, आपकी बात करते हैं और बहुत हिम्मत से करते हैं। इसीलिए आपका प्यार बरकरार है। ऐसा ही प्यार बरकरार रखिएगा। अगले सप्ताह फिर आऊँगा किसी विषय को लेकर। तब तक आप ज़रूर देखते रहिएगा हिंद वॉइस।